ओ, रिकॉर्ड, ओके। सो मेरे भाई और बहनों दुश्मनों, तो आज फिर से मेरे साथ नीरज वर्मा जी हैं, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट को और होपफुली आपके फेवरेट सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे। वो है नवांशा चार्ट। ओके, D9 चार्ट। सो दिस विल बी इन हिंदी, but we're gonna try our best to convert this into a English subtitle. Okay, and this way people who are wanting to know what he's saying so they understand his juice, his rasa, will be able to get all that information. So नीरज जी, धन्यवाद है यहाँ पर आने का। तो आप धन्यवाद बताएं आज, आज मेरे फेवरेट सब्जेक्ट को आप बताएंगे, नवांशा। नवांशा क्या चीज है? नमस्कार। और हाँ, और D3 के बारे में भी आपने बोला था, थोड़ी बहुत हम हाँ, करेंगे, है ना। हाँ द्रेश खान। एक्चुअली मैं D9 को D3 के बिना कंसीडर नहीं करना चाहता। कारण है उसका, एक एक और पॉइंट है कि डिविजनल चार्ट की जब हम बात करें, हाँ, तो पहले तो सवाल यही उठता है कि डिविजनल चार्ट हम क्यों लें, हाँ, कारण क्या है लेने का। तो मेरा अपना जो थॉट है ना, वो थॉट यही है कि आप जब चार्ट देखते हैं तो आप कॉन्शसनेस से जुड़े हुए हैं। आपने, है ना, कॉन्शसनेस को डिकोड करने का फैसला किया है। व्यक्ति की कॉन्शसनेस, अल्टीमेट बात तो यही है ना। आप भले हम्म, ही शादी की बात करें, बाकी मैरिज की बात करें, लेकिन उन सारी चीजों का विक्टिम जो बनता है, हाँ, ऐसा विक्टिम जो सब कुछ का विक्टिम होते हुए भी अलग रहता है, वो विक्टिम बनती है चेतना, कॉन्शसनेस। और जब आप चार्ट के माध्यम से व्यक्ति को कॉन्शसनेस की तरह देखने लगते हैं, तो उसके लेयर्स उभारने पड़ेंगे आपको अलग अलग। तो जब आप व्यक्ति के लेयर्स में उतरेंगे, कॉन्शसनेस के लेयर में उतरेंगे, उसके अलग अलग फैक्टर्स को देखना चाहेंगे, तो वहां पर आपको डिविजनल चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मेरा जो एक थॉट है वो ये है कि अगर आप डिविजनल चार्ट का उपयोग करते हैं, तो पहले तो आपको डिविजनल चार्ट को बेहतरीन ढंग से मास्टर करना पड़ेगा, कोई भी जो भी करता है। हाँ। दूसरा पॉइंट ये है कि डिविजनल चार्ट को यूज ही करना उस कॉन्शसनेस के हिस्से या लेयर्स को देखने के लिए ये आवश्यक नहीं है। मतलब डिविजनल चार्ट इज इंपॉर्टेंट, बट डिविजनल चार्ट इज नॉट नेसेसरी अनटिल, ये उस समय के लिए है अगर आपको चार्ट के माध्यम से व्यक्ति के निचले लेयर्स में उतरना आता है। मतलब सिर्फ D1 के माध्यम से अगर हाँ, आप निचले लेयर्स में उतर जाते हैं, तो आप बिना डिविजनल चार्ट के भी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हाँ, मैं जब डिविजनल चार्ट के अलावा मैं किसी भी कोर्स में कभी डिविजनल चार्ट का उपयोग नहीं करता। सारे के सारे प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ राशि ऊपर चार्ट पर, से करता हूँ, हाँ, है ना। लेकिन जब आप अपने पास एक जूम करने वाला कैमरा रखना चाहते हैं, हाँ। जैसे D9, तो मैं कहता हूँ D9 इज नथिंग बट 9x जूम, 9x जूम, अच्छा। है ना। और D9 जो एक हिस्सा है ना चार्ट का, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि क्योंकि जब आप D9 तक तोड़ते हैं राशि को, D9 क्या है, एक राशि 30 डिग्री की है, और 30 डिग्री के 9 हिस्से करेंगे तो D9 बनेगा। हाँ, मतलब एक्चुअली आप हर हाउस के 9 हिस्से करते हैं और उसमें से एक पार्ट पकड़कर उसका एक हाउस बना देते हैं। तो इस पे दैट मेरा मीन्स क्वेश्चन है इफ यू आर, हाँ कि अगर आप एक हाउस का हिस्सा पकड़ के बना रहे हैं, तो हम जैसे नवांशा बनाते हैं लग्ना का डिग्री और पधा देख के, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो सेकंड हाउस का भी आप नक्षत्र पधा देख के उसका भी नवांशा बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, तो इसका लेकिन वहां मतलब पर कि बनाना आवश्यक नवांशा में नहीं है। फिर हाउस भी चेंज हो सकते हैं, कि अगर तुम्हारा लीब्रा नवांशा है, फिर सेकंड नवांशा हो जाएगा लियो, थर्ड नवांशा हो जाएगा इस नहीं तरह। नहीं नहीं, भटक जाएंगे, ऐसे क्योंकि करेंगे हम आप, तो भटक हाँ जाएंगे। वो वही तो, हाउसेस, मतलब अगर जब आप, हाउसेस को तोड़ना होता है ना, जब हाँ, हाउसेस को तोड़ना होता है, देखिए, फर्स्ट हाउस के बिना सेकंड हाउस नहीं हो सकता, सेकंड के बिना थर्ड नहीं हो फिर सकता, नहीं हो थर्ड के सकता, हाँ, बिना फोर्थ नहीं हो सकता। मतलब की बात यह है कि जो कुंडली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है फर्स्ट हाउस, क्योंकि वो विक्टिम होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो हाउस है ना, वो विक्टिम है। हाँ, बाकी के जो हाउसेस है ना, वो सिर्फ उस फर्स्ट हाउस के लिए हैं। के अगर लिए, वो फर्स्ट नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वो यात्रा, सारी जो यात्रा है ना, वो सिर्फ फर्स्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वो सारा इन्वायरमेंट जो बाकी हाउसेस क्रिएट करेंगे, वो फर्स्ट के लिए है। हाँ। तो तोड़ना आपको फर्स्ट हाउस को होता है।
और जैसे ही आपने फर्स्ट हाउस को तोड़ा, उसके रिलेटिव आगे बढ़ते बढ़ते आपने सारे हाउसेस बना लिए, लेकिन उसी बनाने में आप सेकंड हाउस को भी 9x जूम कर चुके हैं, हाँ आपने थर्ड को भी 9x जूम कर लिया, आपने फोर्थ को भी 9x जूम कर लिया। मतलब अगर कोई ये कहता है कि नाइन्थ हाउस, सॉरी D9 सिर्फ मैरिज का चार्ट है, हाँ तो वो गलत है। हाँ क्योंकि जब आप D9 तक तोड़ते हैं ना चीजों को, अगर आप एक सर्कुलर 360 डिग्री का चार्ट अगर आप समझे पूरे आसमान को, और उसमें 12 राशियां हैं, उसके पीछे नक्षत्र हैं 27, तो नक्षत्र के पद जितने होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, हाँ नवांश का एक हिस्सा भी 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब आपने नवांश के हिस्से तक चीजों को तोड़ लिया, तब आप पहुंच गए नक्षत्र के पदार्थ के लेवल पे। मतलब आपने बैकग्राउंड में भी चीजों को अलाइन कर लिया है देखने के लिए, है ना। जैसे कि हमारे कैमरे के लेंस में होते हैं ना, पुराने में होते थे ना, वो अलग अलग हाँ रिंग्स होती थी घुमाने के हाँ लिए। जब उसको सही से अलाइन कर लेते थे तो व्यू एकदम सही दिखता था। सही दिखता था यार। तो अलग अलग लेंसेज को जब अलाइन कर लिया जाएगा तो आपको व्यू बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। वो हो सकता है जब आप D9 को कम से कम D9 को कर लें तब। हाँ दूसरा, मैं D3 की बात इसलिए करने लगता हूँ कि मैं ये समझता हूं कि अपने आप में D3 चार्ट ऐसा है जो D9 के बाद सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा। क्यों? देखिए, 3 के हिस्से में अगर हम तोड़ना शुरू करें, तो 30, उसको आपने 9 हिस्से में बांटा, उसके बाद फिर उसको 3 में बांटा। मतलब कि जब आपने 30 डिग्री को 3 हिस्से में बांटा तो 10 डिग्री का एक हिस्सा हुआ, टेन हाँ डिग्री का। हाँ फिर आपने 3 डिग्री में बांटा, तो 3 पार्ट में बांटा तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक हिस्सा हुआ। हाँ मतलब अगर आप 3 3 के पार्ट में बांटते चले जाते हैं तो आप नवांश के पदा तक पहुंचते हैं ना, हाँ नक्षत्र के पदा तक, नवांश के एक हिस्से तक। तो उसके पहले स्टेप को क्यों छोड़ना जहां पर D3 बन रहा था। इसीलिए बहुत सारे प्रिडिक्शंस के लिए D3 को बहुत आवश्यक बताया गया है। जैसे 22nd दृक्कण हम देखते हैं। हाँ अच्छा, D3 को क्या कह देते हैं हम नेचुरली, कि वो थर्ड हाउस का सिबलिंग्स का डिविजनल मेनली चार्ट है, पीपल ये सोचते हैं कि वो सिबलिंग्स सिबलिंग्स का ये। चार्ट हाँ है ना। तो अब वो सिबलिंग्स का चार्ट नहीं है, वो D9 का पहले का स्टेप है। जब आप फ्रंट डी का नाइन स्टार है बना वो। चुके हैं तो आप डी नाइन से जनरली क्या देखेंगे, आप तो स्ट्रेंथ देखेंगे प्लेनेट की। हाँ तो अगर आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ D9 से देख रहे हैं तो D3 में क्यों नहीं दिखेगा, है क्योंकि ना। D3 मेरे उसकी वो सोचने का ढंग अचीवमेंट वो, हो गई है। करेज, हाँ करेज अचीवमेंट। बिल्कुल, उसका क्या करेज है फ्रूट्स ना। हैं उसके। उसका पराक्रम, किसी भी प्लेनेट का पराक्रम तो उसके थर्ड हाउस में है, हाँ वो D3 से निकल जाएगा। तो अगर आप एक्चुअली स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो उसका पराक्रम देखना होगा ना D3 से। हाँ कितना इसीलिए दम मैंने है एक वीडियो प्लैनेट हमारे में, चैनल पे, कितना होश हाँ, जोश होता है। इसीलिए एक मैंने वीडियो हमारे चैनल पे डाला है D3 से रिलेटेड। उसमें मैंने बताया कि हस्बैंड क्या करता है वो देख सकते हैं, व्यक्ति का हस्बैंड क्या करता है वो D3 से दिख जाएगा। हाँ हाँ बता रहे थे वो वाइफ का, कि वाइफ की कैरेक्टर कैसे होगी, आप D3 से बता रहे थे हाँ, चार्ट यूज करके। तो हम देख सकते हैं D3 से बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई दे देता है। क्योंकि ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना, कैरेक्टर, ये ज्यादा जूम करने की चीज नहीं है, ये ब्रॉड देखने की चीज है। क्योंकि आप कितना भी देखेंगे तो व्यक्ति के उतने जूम लेवल पे नहीं देख सकते जहां पर प्रिसाइज कर लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स को, हाँ प्रिसाइज नहीं कर सकते ना। क्योंकि हम आप अनियन एक, लेयर की तरह हैं। एक अनियन का वो हाँ हटाया फिर से दूसरा दिखेगा। क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं कपिल राज और नीरज वर्मा, ये कपिल राज नीरज वर्मा इस तरह से नहीं है। इनकी भी अपनी लेयर्स हैं। ये भी दुख हाँ, होते हैं, गुस्सा आता है, रोते हैं, ये सब सारी लेयर्स हैं भाई। हम ये थोड़ी है कि हम एआई सारे बन लेयर, के बैठे हुए हैं यहाँ पर। इमोशनलेस नहीं है हम तो। इमोशन देखना है अगर प्लैनेट्स का तो डिविजनल चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ अलग अलग लेयर्स पे इमोशन बदल जाते हैं ना। हाँ इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, D9 का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेंथ देखना है, प्लेनेट अगर एक्सॉल्टेड है D1 में और D9 में डेबिलिटेटेड है तो मानो कि डेबिलिटेटेड है। हाँ अब इसको मैं और कैसे तोड़ता हूं कि आप समझ लीजिए D1 या राशि चार्ट आपका बाहरी लेयर है, बाहर की दुनिया। आप कैसी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं वो आपके D1 के लग्न में दिख जाएगी कि आपकी बाहरी पर्सनैलिटी क्या है।
हाँ। लेकिन आंतरिक रूप से भीतरी तत्व जो है आपका, आपके अगर दो लेयर तोड़े जाएं तो एक बाहरी और एक भीतरी, हाँ। और भीतरी जो बीइंग है आपका, वो क्या है, वो D9 से दिख जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर D1 में मैरिज अच्छी है और D9 में खराब है, तो वो मैरिज कमरे के भीतर खराब होती है, बाहर अच्छी होती बाहर नहीं, हाँ। है। है समझ ना? गया। तो ये बाहरी और भीतर का लेयर और कुछ भी नहीं है। मतलब ये अगर आप बात समझ जाते हैं कि बाहर और भीतरी लेयर को देखना है, और उसके लिए आप नेचुरली चार्ट का उपयोग कर लें, तो आप पता लगा सकते हैं भीतर क्या चल रहा है। तो आप, तो जब आप D9 देखते हैं तो आप हमेशा रेफरेंस देते हैं D1 से D9 को, या D9 को जैसे मैं हमेशा सेपरेट चार्ट भी लेता हूं, कि मतलब हाँ मैं एक भी अलग से लेता हूँ। चार्ट अपना, कि इसमें हाँ भी मैं भी लेता वही हूँ, ये मैं भी है जो जो मसाला भर चार्ट में है, यहां पर भी उससे थोड़ा और ज्यादा मसाला मिलेगा। सीधी सी बात है ना, जब हमने जूम कर दिया हाँ। तो हम ब्रॉड लेवल को क्यों देखेंगे। क्यों देखेंगे यार। और दूसरा पॉइंट ये है कि D9 चार्ट एक ऐसा स्पेसिफिक चार्ट है जिसके लिए लोगों ने धर्म की यात्रा के लिए D9 का उपयोग किया, स्पाउस के लिए D9 का उपयोग किया, स्पिरिचुअलिटी के लिए D9 का उपयोग किया। मैंने तो जॉब भी खोज दिया है D9 से, उसकी भी एक वीडियो है, आपने देखी हाँ। होगी। आत्मकारक से D9 का उपयोग करके मैंने जॉब निकाला। इसके अलावा आत्मकारक से इष्ट देव D9 से निकला। तो कितनी चीजें D9 से निकल रही है। हाँ, कारा कामशा अगर लगता है D9 से D9 से निकलता है। हाँ, कार्यकांक्षा लग्न जॉब के हाँ। लिए। तो इतनी सारी चीजें अगर निकल रही है, तो D9 का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हम स्पेसिफिकली। जॉब की प्रमोशन तक देख सकती है कि कब पैसा सब बढ़ेगा। कुछ। या। हाँ, लेकिन बताया ये गया है कि किसी भी डिविजनल चार्ट को स्पेसिफिकली उपयोग नहीं करना चाहिए अनटिल कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड ना हो। हाँ। आप जैसा व्यक्ति यूज करता है चल जाएगा। हाँ। लेकिन अगर कोई बिगिनर सीधे सीधे D9 का उपयोग करने लगे और वो उससे कुछ डिकोड करने लगे, तो ठीक है, हो सकता है उसके हाथ कुछ लग जाए, हाँ। लेकिन वो यात्रा उससे डीप नहीं ले जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं D1 से सारा काम कर लेता हूँ, डे का प्रिडिक्शन भी D1 से करके बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि आप अगर D1 से प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचे हैं, तो डिविजनल चार्ट के बिना नहीं पहुंच सकते। और अगर पहुंचे हैं, तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे पहुंचे होंगे जिन्होंने उस यात्रा को, डिविजनल चार्ट की यात्रा को पूरा किया। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को सिखाया, वो डिविजनल चार्ट के बिना प्रिडिक्ट कर रहा है, हाँ। तो मैंने उसको कर लिया ना। हाँ। और चीजें जब दी जाती है ना, आज मैं कंसल्टेंसी कर रहा था, उसमें कुछ रेमेडीज मैंने बताई थी। वो चीजें उन्होंने पहले भी यूज किया है वो सारी चीजें। लेकिन मुझे बताए हुए कोई 10 दिन हुए होंगे, और 10 दिन में जो अंतर आया वो पिछले कुछ सालों में करके नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि जब कुछ चीजें किसी के माध्यम से आती है ना आपके पास, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है। मैं बहुत सारे लोगों को कह देता हूँ कि आप यूट्यूब से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, यूट्यूब आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का माध्यम नहीं है, एंटरटेनमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ। एस्ट्रोलॉजी तो आपको व्यक्ति सिखाएगा, व्यक्ति सिखाएगा या। आदमी सिखाएगा। और मैंने ये भी, YouTube। आप ये भी बोल रहे थे, बहुत सही बोला जब आपने कहा कि तुम, जब कोई आदमी आता है तुम्हारे पास, इंसान आता है, चाहे तुम डिविजनल चार्ट करो, ये करो, वो करो, तुम उस वक्त बस मीडियम हो। और जब हाँ, ज्योतिष खत्म हो जाए, उसको अपने साथ मत करो। और मैं हमेशा यही करता हूं, जब रीडिंग करता हूं कुछ चेंज हो जाता है, जब रीडिंग खत्म हो जाती है, मैं अपना नॉर्मल गोल्फ खेलने चला जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, और ऑर्डिनरी आदमी की तरह मैं करता हूं। पर मुझे पता है कि चाहे मैं उस रीडिंग में कोई डिविजनल चार्ट करूं या यूज ना करूं, वो ऑटोमेटिकली चार्ट बता देता है मुझे। पता नहीं क्या होता है मन में, कोई वायरिंग होती है कि क्या, कभी होता है कि नहीं डिविजनल देखना पड़ेगा इसमें, कभी होता है कि बस नाड़ी के टेक्निक यूज करके ये हो जाएगा। तो उसमें भी ये है कि वो हर तो चीज हो सकती है। वो तो आदमी प्रैक्टिस के बाद एक लेवल पे, साइकिक लेवल पे पहुंच जाता है। वो हाँ। आदमी को देखता है और पता लगाता है कि इसकी चाबी कहाँ है, और हाँ। उसके पास जितनी चाबियां हैं उसमें से एक चाबी निकालता है और उस चाबी से वो ताला खोल देता है। हाँ। अब वो वो स्टेज एक आ गई प्रकार है से मेरे, साइकिक पता नहीं किस तरह से, कि हो कभी जाती है। मुझे ये भी नहीं करना पड़ता कि ये ट्रांजिट यहां होगी, कभी कभी एकदम मैं यही बोल देता हूं 5 साल के बाद ये होगा। पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने,
पर मैंने बोल दिया वो, या 5 महीने बाद मेरे दोबारा साथ भी फिर से होगा। वैसे ही होता मेरे साथ भी वैसे ही होता है। जो हाँ, करेगा ना, जो करने लगेगा और अपने को डिटैच करके करेगा, वो डिटैच बिल्कुल किया। ऐसे ही करेगा। जब से रीडिंग बंद जैसे कि होती है, मैं हाँ, बंद कर देता हूं। और मैंने ये देखा, क्लास के पता है बाद में। क्यों? मैं अभी बताता हूं आपको ये कैसे मैंने देखा। जब भी मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने कम से कम 45-50 लाइव रीडिंग करी, ठीक है, ऐसी शौक में। पर और जैसी वो मुझे चार्ट देखी, मैंने कहा अपने चार्ट बताओ, सुनाओ, क्या है? अच्छा, सैटर्न का है, मून का है, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब जैसी किसी की शक्ल जब आती है ना मेरे सामने, कोई मुझसे बताने लगता है, वो ऑटोमेटिक कुछ अंदर हो जाता है। पर मैंने ये देखा, सफरिंग भी मैंने करी। जब इन पर्सन मैंने कुछ व्यक्ति का जब शक्ल देख के मैंने कोई प्रिडिक्ट किया, मुझे बंद करना पड़ा। मैंने कहा अब नहीं कर, मैं नहीं कर सकता। मुझे बहुत फिर आपकी एनर्जी के लायक नहीं है। नहीं, देव हाँ, गुणाओं फिर में आपकी मैं तो एनर्जी। वो नहीं हो सकता। या मैंने ये कुछ देखा, जब चीजें। भी मैंने बिना चार्ट के किसी ने बस बोला, अपनी अलाइनमेंट दी, वो मेरे सामने, मैं कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, लोग मुझे पहचान लेते हैं, वो बताते हैं, मैं बोल देता हूँ, वो अपने ऑटोमेटिकली हाँ ये हुआ, ये वही हुआ। मैंने कहा ठीक है। ज्योतिष ज्योतिष की कुछ टेक्निक है ना, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबके साथ चल नहीं सकती, कर्स है। जैसे प्रश्ना में मैं कुछ टेक्निक बताता हूँ, अभी हाँ, प्रश्ना कोर्स स्टार्ट ही हुआ है ना, हाँ, मैं उसमें भी मैं बार उसमें। बार बोलता हूँ। हाँ, आप भी हैं। हाँ, तो उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ टेक्निक आप सीख तो लेंगे, लेकिन उसका उपयोग बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वो कर्स की तरह काम करती है। हाँ, आपके लिए अगर वो नहीं है तो तत्काल छोड़ दीजिएगा। हाँ, क्योंकि वो टेक्निक आपके लिए काम बहुत परफेक्टली आएगी, बहुत इंटेंसली काम आएगी, लेकिन वो अपने साथ एक कर्स कैरी करती है। तो आपको बहुत सोच समझ के उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आप उससे कनेक्टेड हो जाएंगे और आप या फेंक दिए जाएंगे एक टाइम के बाद। और ये भी देखा और कि जैसे आप जो भी टेक्निक आप बता रहे हैं, जो भी कितनी टेक्निक्स हैं, इस प्लैनेट से यहां हो जाएगा, इस स्टेज में ये एक्टिवेट हो जाएगा। पर जब चार्ट देखते हो ना, वो चार्ट अगर तुम्हें नहीं चाहता ये टेक्निक यूज करो, तुम भूल जाओगे। जब मैं रीडिंग भेज देता हूं, फिर पता लगता है अरे मुझे तो ये भी यूज करना चाहिए था, इसमें ये भी हो रहा। पर नहीं, उस व्यक्ति के लिए उसको वही चाहिए था जो कॉस्मोस ने कहा, यही तो। वो भुलवा देता है सारी टेक्निक जो यूज होती है, बस वही को करते हैं। वैसे ही चलता है। कल मुझसे पूछ रहा था, एक स्टूडेंट थी हमारी, वो पूछ रही थी हमारे Q&A सेशन में हाँ, कि सर कई बार ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति है ऐसा जो कि कुछ चीजें समय से पहले अगर आभास कर लेता है, स्मृति में आती है, तो वो कैसे आती है? स्मृति को तो हम देखते हैं हाँ, एस्ट्रोलॉजी में, किससे देखेंगे? मेमोरी सिस्टम में मर्क्यूरी से देखेंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए वो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया या कुछ ऐसा पूछने का प्रयास वो कर रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बियॉन्ड है। हम्म, एस्ट्रोलॉजी में देखने जाएंगे ना, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली गड़बड़ी दिखेगी उसमें, और उसके साथ भी जो हो रही है उसके माइंड के साथ, एक्चुअली नॉर्मल ढंग से देखेंगे तो वो गड़बड़ी है, अनटिल के उसको सही ढंग से एक्टिवेट ना कर दिया जाए। नहीं तो क्या मतलब है, आपकी लाइफ में कोई अगर आ रहा है तो 6 महीने पहले उसका आभास होने का किसी को होता है? हाँ, किसी को नहीं होता। हाँ, ये इमोशनल लेवल पे, स्मृति का तो नाम है, लेकिन इमोशनल लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे एक इतनी बड़ी घटना है व्यक्ति के साथ, जो कई बार एक्सीडेंट के रूप में सामने आ जाती है। तो मैंने उनको ये कहा, बात होती गई, बहुत बार मैंने आंसर दिया, मैंने उनको आंसर दिया, लेकिन उनको आंसर मिला नहीं। तब उन्होंने, क्योंकि वो समझती हैं कि अभी मेरा टाइम नहीं आया, उन्होंने यही कहा कि सर लगता है आज आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर कभी। अब वो तो रिकॉर्ड हो गया ना, मुझे पता है इस रिकॉर्डिंग को वो देखेंगी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी टाइम आएगा उनको उसी रिकॉर्डिंग से आंसर मिलेगा हाँ, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें अपने आप आती है, हाँ, ये सारा खेल तो व्यक्ति जब समझेगा ना कि हमारा किया धरा नहीं है, तब उसको समझ में आएगा। या ये इंद्र का जाल है बस। मतलब पता नहीं कहां से हम कनेक्ट हो जाए क्या। और इसी इंद्रजाल में हम बात करते करते कहीं और निकल कहीं जाते और हैं। निकल गए। या हम ते नवाम शर दरेश कांत पे। तो चलिए अब नमाज की बात करते हैं। तो मैं नमाज की जो टेक्निक मैंने पहले वीडियो बनाई है उसी को शेयर कर देता हूँ, ताकि अच्छा, लोगों को डायरेक्टली थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। हाँ, जैसे कि अगर इष्ट देव को देखना हो,
तो आत्म कारक जो बनता है, जो आत्म कारक की पोजीशन है, उस पोजीशन से 12th हाउस को लेते हैं। और 12th हाउस क्यों लेते हैं? क्योंकि 12th हाउस हमारे मोक्ष का भाव है। अच्छा, इष्ट देव जानने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ इष्ट देव ऐसे हैं जो आपको सांसारिक दुनिया में लाभ पहुंचाएंगे, कुछ इष्ट देव ऐसे हैं जो आपकी आंतरिक दुनिया के लिए लाभ पहुंचाने वाले हैं, जो आपको मोक्ष की यात्रा पर ले जाते हैं। और मोक्ष की यात्रा सबके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको सीधे सीधे ये भी समझे ना कि ये केतु की यात्रा है, तो केतु की यात्रा सिर्फ मोक्ष की यात्रा नहीं है। मैंने जो ये समझा है, मैंने बहुत डीपली जाकर इसको समझा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि केतु मोक्ष का कारक नहीं है। अगर वीनस मोक्ष का कारक है तो शादी करा देता है। जुपिटर संतान का कारक है तो संतान देता है। केतु इतने सालों से इतने कुंडलियों में मोक्ष का कारक बना हुआ है, मोक्ष मिल क्यों नहीं जाता है आसानी या से? सवाल है ना। हाँ जैसे पत्नी मिल गई वैसे मोक्ष भी मिल जाना चाहिए अगर वो कारक है तो। हाँ लेकिन पॉइंट ये है कि वो द्वार है, वो डोर है बस। वो डोर है जो खुल जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो केतु के हाथ में नहीं है। हालांकि केतु से अलग भी नहीं है, वो केतु से अलग भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ केतु के हाथ में नहीं है। क्योंकि मोक्ष की यात्रा तो अपने आप में डिफरेंट यात्रा है ना। हाँ, तो ग्रहों से आगे है। तो ये जब दो दरवाजा खुलता था तो ग्रहों से आगे है वो यात्रा। आप कह लीजिए या तो ग्रहों से आगे, या फिर सारे ग्रहों को पकड़ के पकड़ इंक्रिप्ट कर दीजिए आप, या वापस बीज की तरफ ले जाइए। हाँ उसमें ग्रह होगा, क्योंकि आप तो एग्जिस्ट करेंगे ना। अगर कृष्ण जैसा व्यक्ति मोक्ष में जी रहा है तो ग्रहों के साथ जी रहा है ना। हम कृष्ण की कुंडली बनाते हैं ना, हाँ दुख को सुख को बाकी चीजों को भोग कर रहा है ना। तो राम जैसा व्यक्ति जी रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि 12th हाउस को जब आप आत्म कारक से लेते हैं तो वो आत्मा की जर्नी को ही 12th हाउस में ले जाना है। एक सर्किल अगर आप क्रिएट करें फर्स्ट हाँ हाउस से, तो सेकंड 12th हाउस में वो जर्नी समाप्त हो जाएगी। हाँ इसलिए कहा गया कि आत्म कारक से 12th हाउस को अगर आप लें और वहां पर एनर्जी को ढूंढें, मेल एनर्जी है या फीमेल एनर्जी है, उसके ट्राइन में क्या प्लैनेट्स हैं, उसके बाद आप दशावतार या दश विद्या को उससे कनेक्ट करें, तो आप अपने लिए इष्ट देव की एनर्जी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सवाल ये उठेगा ना कि इतने 8 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं। इन 800 करोड़ लोगों में सिर्फ दशावतार और दश महाविद्या ही सबकी इष्ट देवी बनेगी या इष्ट देव हाँ बनेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। या एक्चुअली जब आप उसको चूज करते हैं तो उसके माध्यम से आप किसी एनर्जी को चूज करते हैं। तब जैसे अगर आप ये देखें, जैसे मेरा इष्ट देवता, क्योंकि मेरा सन एरीज में है, नवांश में, तो उससे 12th में वो दत्तात्रेय बनते हैं। पाइसिस है ना साइन। हाँ तो पर इसका मतलब ऑटोमेटिकली मुझे कनेक्ट होना चाहिए या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं दत्तात्रेय से कभी, जैसे ये है मेरे पास उनका क्या कहते हैं, यंत्र, पर कभी इंटरनली कभी ये नहीं हुआ कि दत्तात्रेय, हमेशा शिवा के पीछे भागो, आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्या होगा, ये अगर इष्ट देवा को जब देख लिया, तो अब कैसी जर्नी, कैसे चलेगी ये जर्नी? तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। अगर आप शिव की तरफ जा रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि कुछ ना कुछ आ रहा होगा। दूसरा ये कि आत्मा की जर्नी के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। हाँ किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम कंसिडर करें हाँ तो आपके पाइसिस को अगर हम लें तो उसके ट्राइन में देखना पड़ेगा, या जुपिटर हो सकता है पाइसिस के अलावा कहीं बैठ गया हो, वो कैंसर जो में, भगवान शिव की एनर्जी। हाँ कैंसर में ट्राइन। हाँ, कैंसर में बैठ गया। हाँ, हाँ तो वो और उसके बाद क्या है, और ट्राइन में प्लेनेट है कोई? हाँ मून है। मून है, आ गए ना। हाँ तो मून का कनेक्शन जुपिटर के कारण। और अच्छा, आपका जो, आपके जो शिवजी है ना, वो शिवजी बाकी शिवजी से अलग होंगे। उसमें क्रोध नहीं होगा, वो ध्यानी की तरह होंगे। हाँ वो क्रोधी व्यक्ति की तरह जैसे एक रुद्रावतार भी तो है ना शिव का। हाँ शिव का एक अवतार वो भी है ना जो परिवार के साथ बैठता है। तो आपके शिव के वो अवतार हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि गणेश होते हैं, 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गणेश है, मैं नाम हाँ भूल गया। उसी हाँ हाँ, तरह बिल्कुल शिवा भी बिल्कुल है। सही है। हाँ, उसी तरीके से उनका स्वरूप है ना। पॉइंट ये है कि आप तो स्वरूप को इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके माध्यम से आप किसी एनर्जी को पकड़ सकें। अच्छा। पकड़ना तो आपको एनर्जी है ना। हाँ
इसीलिए तो अगर निराकार का स्वरूप हमें किसी मूर्ति रूप में पूजना हुआ तो हमने लिंग की स्थापना की, जिसका कोई आकार नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाँ निराकार को दिखाने के लिए भी आकार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आकार के हमारा मन नहीं मानता, एक बेसिक व्यक्ति का मन नहीं मानता ना। हाँ। तो निराकार के बारे में बताया जा सके, निराकार जैसा कुछ होता है वो बताया जा सके, इसलिए शिवलिंग की स्थापना हमने की। लेकिन उसके माध्यम से हम एनर्जी को चूज कर रहे हैं, अच्छा, जो बीज रूप में है ना। तो फिर ये जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे दत्तात्रेय का, तो ये क्या फिर बताएंगे मेरे इष्ट देवा मेरी जीवन के लिए? तो दत्तात्रेय तो आपने चूज किया होगा किसी स्पेसिफिक लॉजिकल वे से जा करके, शायद मैंने वहां कोई वे बताया हो, उससे आप चले गए हो, या फिर आप नहीं नहीं किसी नहीं, प्रकार के जैसे आप बता कैलकुलेशन। रहे थे, मतलब कि नहीं, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था कि 12th फ्रॉम अगर पाइसिस है तो वो दत्तात्रेय बनता है। अगर मैं गलत हूं तो आप बताएं। नहीं नहीं नहीं, आप सही हैं, लेकिन आप कैलकुलेटिवली चले गए ना। हाँ, कैलकुलेटिवली चला अब गया। जो चीज अब जो जो चीजें दत्तात्रेय जी की एनर्जी में है, वो सेम चीजें अगर आप किसी और जगह से प्राप्त कर सकें उसी एनर्जी को, तो हाँ, आप उधर भी जा सकते हैं। अच्छा, उधर भी जा सकते हैं, अच्छा। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने शुरुआत में कहा ना, दो बातें हैं। एक तो ये कि व्यक्ति सीधे सीधे उधर आकर्षित हो जाएगा। हाँ दूसरा ये कि उसका अभी वो समय नहीं आया, समय नहीं आया इसका मतलब वो एक स्टेप पीछे है। हाँ सेम जैसी एनर्जी को वो पकड़ेगा लेकिन एक स्टेप पीछे होगा, क्योंकि आत्मा की जो यात्रा है, जो हम अभी जिस इष्ट देव की बात कर रहे हैं, वो जन्मों की यात्रा है ना। हाँ। मोक्ष प्राप्ति एक जन्म का मामला नहीं है। या अगर कोई पूछ लेता है क्या इस जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, सवाल ही गलत है। मिलने वाले को तो इस घड़ी में मिल जाता है, या और नहीं तो फिर एक दो पांच दस 15 जन्म में भी नहीं मिलते। तो पॉइंट ये है कि आप किसी सीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ करके अल्टीमेट रूप में वहां पहुंचे, ये भी हो सकता है कि आप उसके पहले के किसी स्टेप को अपनी साधना में, इंटरनल साधना में कर रहे हैं, और जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपने आप वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि मेरी ये क्योंकि अट्रैक्शन ये हुई जब दत्तात्रेय का, मैंने कहा दत्ता, मुझे पता भी नहीं था दत्तात्रेय कौन है। मैं तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ, मेरे वैसी कल्चर का इतना गैप हो गया। पर जब मैंने देखा उनके आसपास हमेशा कुत्ते रहते हैं, दत्तात्रेय 4 कुत्ते रहते हैं शायद, तब मैंने कहा ये तो अच्छा, इसलिए मुझे भी ये पसंद है कुत्ते अपने पास रखना। मैं बिना कुत्तों के सो भी नहीं सकता हूँ। मेरे आसपास अच्छा, कुत्ते होने चाहिए जब मैं सो रहा हूँ, एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो, तभी नींद आती है मुझे। तभी अच्छा, छे क्यों छे लेके होते हैं बैठे हुए। दत्तात्रेय के आसपास कुत्ते? हाँ क्यों होते हैं दत्तात्रेय के आसपास कुत्ते, ये भी तो सवाल उठता है ना। हाँ, ये भी सवाल उठता है, बताएं। देखिए, एक पॉइंट है, दत्तात्रेय को जनरली ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा अवतार है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एनर्जी है। हाँ, तीनों एनर्जी है। वहां पर पाइसिस में उनको क्यों लिया गया, क्योंकि वहां पर जाकर सब कुछ डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नमक के पुतले को समंदर में उतरना हाँ है ना, वही पाइसिस है ना। तो हाँ दत्तात्रेय उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से वो सब कुछ जो अपने आप को व्यक्त किया था जिसने, वो फिर से अव्यक्त रूप में जा रहा है, तो खींचेगा ना, सब संकुचित हो जाएगा ना। तो दत्तात्रेय के बारे में कहा गया है कि ऐसे भगवान है, वो ऐसा इनकारनेशन है जो ट्रिनिटी के रूप में है, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ही एनर्जी उसमें है ना। हाँ और हर जगह अगर आप देखेंगे ना तो कुत्ते दिखाई नहीं देते, कुछ जगहों पर गाय हैं, कुछ जगहों पर कुत्ते हैं, कुछ जगहों पर और चीजें हैं। हाँ। वो जैसा जिसने जूम किया उस हिसाब से वो चीजों को मान रहा है। और जनरली कुत्ते को अगर आप देखें और एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करें तो कुत्ता तो केतु से कनेक्ट करता है। हाँ अच्छा, केतु के बारे में, राहु और केतु के बारे में ये भी कहा जाता है, एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि तीन को रिप्रेजेंट ये कर देते हैं, राहु तीन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये, और फोटो में भी देखिए तीन कुत्ते मिनिमम मिलेंगे, हाँ, चार शायद ना मिले आप, 3 कुत्ते, अच्छा। चार शायद ना मिले, आप देखिएगा फोटो में। तो ठीक है, ठीक है। पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली कुत्ता जो जीव है वो केतु से कनेक्ट करता है एस्ट्रोलॉजिकली।
और 12th हाउस केतु के लिए बड़ा सफिशियंट हाउस है, इसलिए भी वो कनेक्ट करता है। दूसरा एक और पॉइंट, जुपिटर के शिष्य के रूप में केतु को लिया जाता है। जुपिटर का जो शिष्य है वो केतु बनता हाँ है। और ये भी अगर आप देखें और दत्तात्रेय को सीधे सीधे जुपिटर की पाइसिस वाली एनर्जी से जोड़ें, जुपिटर की दोनों एनर्जी अलग अलग है, 9 की एनर्जी अलग है, 12th की अलग है। हाँ तो पाइसिस वाली एनर्जी से अगर आप जोड़ें तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ये हुआ एस्ट्रोलॉजिकली, और हाँ। मैं चाहता हूँ कि अभी एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करके छोड़ दें तो ये ज्यादा अच्छा है। या और वैसे भी तो अगर आप, ऐसे हाँ बताएं। ऐसे आप D9 से तो निकाल लेंगे नवांश से, हाँ आत्मकारक देख करके। अच्छा, इसी प्रकार से एक और टेक्निक मैंने बताई थी, दारा कारक, वो भी D9 में दिखेगा। हाँ D9 चार्ट में दारा कारक विवाह के लिए बहुत, विवाह की शादी की टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आपकी जब शादी हुई, आप नॉर्मली देख सकते हैं आपकी जो शादी हुई है उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या उसके बाद की जो तोड़ने पर प्लेनेट आते हैं, वो डेफिनेटली आपके दारा कारक से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड मिलेंगे। अच्छा। ये देखिए आपने वीडियो? ये नहीं देखी अभी, नहीं। नहीं देखी ना? ये नहीं। कनेक्टेड मिल जाता है। अच्छा। और इसका मैंने उसमें वीडियो में एग्जांपल लेकर भी बताया। तो आप सोचिए कि D9 का उपयोग कितने प्रकार से कर रहे हैं हम। और ये भी होता है कि, अगर हाँ बताइए। बहुत सारे तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं ना, आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं D9 हाँ को। नाइन एक ऐसा चार्ट है जिसको इंडिपेंडेंटली यूज की करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं हाँ उन्होंने D9 को बहुत बार इंडिपेंडेंटली यूज किया है। एक और चार्ट है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो चार्ट भी अगर आप इंडिपेंडेंटली यूज करें या आप अगर उस पर प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपको सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं, उस व्यक्ति की पीढ़ी की और आगे की कहानी, मतलब एक तो कर्म होता है व्यक्ति का अपना, हाँ उस अपने कर्म के साथ उसके परिवार का कर्म, उसकी पीढ़ियों का कर्म, और उसके इन्वायरमेंट का कर्म, वो जितने लेयर्स के कर्म है ना, वो सारे के सारे कर्म और उसके सारे अनुसंधान आप उस चार्ट पे कर सकते हैं। मुझे पता है वो चार्ट आप कौन से आपको चार्ट। पता होगा लेकिन, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया आपको पता होगा। लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आदमी चाहे तो कितने लेयर्स उगाड़ सकता है। और फिर आपका आ गया सस्ती आमशा, जो सबसे हाँ, तो अपने आप में एक क्या कहते पैसा हैं, है। कंट्रोवर्सी है। हाँ हाँ, हाँ। डी अच्छा ये भी सिक्सटी का तो बताएं। नाम, हाँ बताएं। D60 का तो नाम जिसको पता चलता है बस उसी के साथ वो खेलने लगता है। या बल्कि उस D60 के अलावा इतने चार्ट हैं अभी उसके पहले, कि आदमी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो D60 के पास थ्री जाए। सिक्सटी के पास जाने भी, या अच्छा ये भी बताएं नवांशा का, कि जब मुझे पता नहीं आप यूज करते हैं नहीं, ये एवी सुंदरम ने सिखाया था मुझे, कि जो प्लैनेट्स होते हैं नवांशा में, उसको वापस बर्थ चार्ट में जाके बिठा हाँ, दो। सुपर इम्पोज तो करना। हाँ सुपर इम्पोज करो और अंतरा और महादशा में इस तरह से रिजल्ट देखो। हाँ, इन्हीं, ये जो हम यूज करते हैं ना, राशि तुल्य नवांश, हाँ। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारी चीजें यूज करता हूँ मैं। अच्छा। अपने लिए यूज तब करता हूँ जब आवश्यक हो, लेकिन मैंने बताई सारी चीजें। हाँ जिसको हमने राशि तुल्य नवांश कहा है, ये राशि तुल्य नवांश का थॉट कहीं से आया होगा ना पहले। हाँ और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं पहले ये बताता हूँ कि ये थॉट कहाँ से आया होगा, फिर वो चीज कहाँ से पहुंची होगी ये देखना ज्यादा जरूरी है। कि हाँ। पहले आपने राशि तुल्य नवांश बना लिया वो तो ठीक है, लेकिन क्यों बना लिया, आवश्यकता क्या पड़ी। तो या सुपर इम्पोज करने वाली जो थ्योरी है वो अल्टीमेटली, मतलब इनडायरेक्टली आपको यही बता रही है कि D9 चार्ट अल्टीमेट है, वही तो बता रही है ना। हाँ, कि उसके और बिना अगर आप तुम उसको, कर नहीं हाँ, सकते ये। अगर आप अगर आप उसका उपयोग वैसे सुपर इम्पोज करके कर रहे हैं, तो आप राशि चार्ट को ये कर रहे हैं सीधी सीधी भाषा में कि तुम अपना स्वरूप D9 की तरह बनाओ। या अगर राशि तुल्य नवांश यूज कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं D9 को कि राशि तुल्य नवांश की तरह दिखो, मतलब कि जूम हो जाओ लेकिन दिखो वैसे ही। हम्म। और जब वो वैसे दिखता है ना, तब तो और भी अच्छे, अगर आपको इवेंट निकालने हैं या शादी का, प्रोफेशन में हाई डाउन जो भी जाना है, तो राशि तुल्य नवांश बहुत अच्छा काम करता है।
मैं तो, और मैं ये कहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इनको डरना नहीं चाहिए कि अरे अब नवांश में ये देखना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मैंने अभी मेरी अपनी वाइफ को रीडिंग दी, ठीक है, रीडिंग नहीं, बात कर रहे थे उसको, वो आई थी हमारे फार्म हाउस में ऐसे ही, और बात हो रही थी, तो उसका हस्बैंड पास्ट अवे हो गया था, ठीक है, तो जेमी बता रही थी वो, या ही इज एस्ट्रोलॉजर ये वो, तो फिर मैंने देखा स्काई में शाम को मार्स वीनस एग्जैक्टली कंजंक्ट हुए हुए थे, और बस उसी के ऊपर बैठे हुए मैंने 10 बातें बोल दी, 10 की 10 सही निकली। मुझे ये भी आपने नहीं नीति पता का था कि उपयोग क्या किया? उसका ascendant है, क्या उस न्यूमरोलॉजी थी, क्या उसकी बर्थ डेट है, मैंने बस ऊपर स्काई में देखा और बोल दिया। तो उसमें, अब देखो, जब तुम इस लेवल पे चले जाते हो तो ना नवांश की जरूरत होती है, ना द्रेश का, ना सस्तियांश, सिंपल तुम्हें सिर्फ तुम्हारा बस स्काई बता रहा है, तुम्हारा चार्ट जो क्लाइंट का चार्ट है। निमित्त है ना ये, ओमेंस है ना, ये तो ओमेंस है। हाँ, वो प्लेनेट खुद ही करें मेरी तरफ देखो, मैं मेरी जवाब तरफ दे रहा हूँ। देखो, तो मैं वैसे ही बैठा हुआ था एज, हमारे प्लेटफॉर्म है, वो वहां पर बैठे हुए थे, मैं यहाँ, और मैं ऊपर देख रहा था, वही मैंने देखा, अरे अच्छा हाँ, आज तो मार्स और मून एग्जैक्टली कंजंक्ट है स्काई में, और वो भी ब्राइट, और मुझे पता था उस दिन मून पुष्या में है, तो बस, और मैंने शुरू कर दिया बोलना। वैसे भी एस्ट्रोलॉजर को कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि आज मून की सिचुएशन क्या है। हाँ, वैसे तो ये ट्रेडिशनली बोला गया है कि एस्ट्रोलॉजर को पंचांग डेली देखना चाहिए, पंचांग के पांचों अंग का उसको पता हाँ, होना मैं चाहिए, सबसे लेकिन पहले आजकल तो पंचांग सॉफ्टवेयर का। ओपन कर देता हूँ कि अच्छा क्या है मून, फिर हाँ, मैं कुछ और करता हूँ। और आजकल तो लोग पंचांग का उपयोग नहीं करते ना, क्योंकि हाँ, हमारे सामने D60 आ गया है, फुर्सत किसको है पंचांग देखने की। हाँ, जब नई चीजें आ जाती है ना, और एडवांस चीजें आ जाती है, हाँ, कॉम्प्लेक्स चीजें दिमाग को बड़ी पसंद आती है। या, अगर आप दिमाग, जैसे अभी हम वीडियो कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, हाँ, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर डिस्कस करने लगते, तो शायद हो सकता है इस वीडियो पर जितने व्यूज आएंगे उससे 3 गुना ज्यादा वीडियो व्यूज आ हाँ, जाते, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स सर्वोभद्र चीजें चक्र व्यक्ति पे को होल्ड कर। डिस्कशन करना शुरू कर दो, हाँ, सर्वोभद्र और स्टॉक मार्केट, और मैं बताना हाँ, चाहता हूं बिल्कुल। लोगों को, जैसे आप बता रहे थे, ज्योतिष को सत्ते में यूज मत करो, स्टॉक मार्केट में हाँ, मत यूज करो, क्रिप्टो करेंसी में, मुझे सब पता है टेक्निक उसकी, सर्वोभद्र चक्र की, आज तक मैंने कभी भी जब भी इन्वेस्ट किया कभी नहीं देखा, और मैं भी ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता हूं, जो भी लॉन्ग टर्म 10-15 साल के लिए डाल दिया, उसमें क्या देखना, आज कहाँ मून है, क्या क्या हो रहा है, जो डाल दिया डाल दिया, अब वो अपने आप करोगे, पर या, और वैसे वैसे भी आपकी ताकत तो तब है ना जब आपको ताकत मिलने के बाद आप उस ताकत का उपयोग ना करें। हाँ, असली ताकत तो तब है। या, यही है ना कि जब नहीं, आपको आता हो, फिर हाँ, भी आप यूज ना करें, तो आप असली ताकतवर इंसान है। हाँ, मैंने बताया ना कि जब मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो ज्योतिष एकदम अलग हो जाती है, मैं एकदम अलग हो जाता हूँ। ये नहीं कि हर वक्त मैं कुछ गोल्फ खेल रहा हूँ, अच्छा मेरा होरा लोट कहाँ पर गया, और यहाँ पर मैं ठीक अच्छी कब नहीं, मैं जाता हूँ, करता हूँ अपना, आराम से नॉर्मल जीवन जीता हूँ, जब मैं यहाँ होता हूँ फिर वो चेंज होती है कॉन्शियसनेस, बस उसी लिमिटेड बॉक्स में मैं रहता हूँ हमेशा। और आपको याद है पिछली बार जब हमने वीडियो किया था प्रश्न वाला, उसमें मैंने हाँ, मून की बात की थी। हाँ, उस मून को, अब कैसे सवाल हो सकता है ना कि सर D9 को क्या प्रश्न में उपयोग कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर प्रश्न आपको आता है तो आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सारे डिविजनल चार्ट प्रश्न में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट तो ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। करना क्या, सवाल लोग पूछ लेते हैं, मैं यही पूछता हूँ कि सर करना क्या चाहते हैं आप, ये तो बताइए। हाँ, जैसे कल मुझसे किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, सर तुला लग्न में सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो मेलेफिक है, करेगा क्या? क्योंकि आप कहते हैं कि जब अपने एग्जॉल्टेड हाउस को प्लेनेट देखता है तो उसकी रक्षा करता है, या अपने भाव को प्लेनेट देखता है तो रक्षा करता है, लेकिन ये हाँ, तो मेलेफिक है, और आप ये भी कहते हैं कि मेलेफिक तो नुकसान करता है, तो ये क्या करेगा? मैंने पूछा कि आप देखना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। हाँ, सवाल क्या है, जब तक जब तक आपको क्लियर नहीं है कि आप कुंडली में देखना क्या चाहते हैं, कुंडली आपको बताएगी कहाँ से? या, आप तो खोज रहे हैं मेरा मर्क्यूरी कैसा है, मेरा राहु कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक प्लेनेट आपके लिए कैसा भी हो, वो अकेला कैसा भी होकर के कुछ भी नहीं कर सकता। या, क्योंकि जब आपको पेट भरना हो तो आप पूरी थाली खाते हैं, खाली खाते हैं, एक चीज नहीं क्योंकि ये नहीं खाते। बताया सैटर्न, आप अच्छा ठीक है एग्जॉल्टेड है, पर क्या पता पाप कर्तरी योग में हो, आप कुछ भी हो सकता है ना। क्या,
अष्टमांशा। कुछ भी हो सकता है। या। तो वैसी सिचुएशन में तो आप पूरा चाट खाएंगे ना, हाँ। जैसे पूरी थाली खाते हैं वैसे ही पूरा चाट आप भोग करेंगे ना। खाने हाँ। का मतलब भोग करना। शब्दों पे ना जाए लोग, मैं एग्जाम्पल के लिए चीजें बोल देता हूँ। हाँ। लेकिन खाने का मतलब है भोग करना, आप अपने चाट का भोग कर रहे हैं। और फिर सारे मैटर के बाद एक ही पॉइंट है कि जिस समय आपकी रीडिंग हो रही है, उस समय तक की रीडिंग के लिए, उस समय, उस एग्जैक्ट समय तक की रीडिंग के लिए सिर्फ नीटल चार्ट भरपूर नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। सिर्फ नीटल चार्ट से कुछ नहीं होगा। नीटल चार्ट आपके जन्म तक की सारी बातें बता रहा है, मतलब पिछले जन्म से आपके इस जन्म तक की यात्रा। हम्म। तो यूज कीजिए, अगर आपको आता है तो कीजिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस करके, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझ करके उसमें उतर जाना हाँ। बिना उसके पहले की यात्रा जाने, बस फिर खतरनाक हो जाता है मामला। फिर D9 सिर्फ मैरिज का चार्ट रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। या। आई मीन D9, मैं बता, पता नहीं बताना चाहिए नहीं, पर D9 लगना से ही आप वेल्थ देख सकते हो इंसान की। हाँ, सब कुछ, सब कुछ दिखता है लगना से। D9 से, आपको क्या देखना है या। सब दिखेगा। मैंने तो जब जब मैं डिविजनल चार्ट का कोर्स कराने वाला था तो उस पर रिसर्च कर रहा था, मुझे ये समझ में आया कि बाकी डिविजनल चार्ट को अगर छोड़ा जाए, सवाल उठता है कि क्यों D9 को हमेशा, आप जेहोरा खोलिए D9 नीचे मिलता है, हाँ। क्यों D9 हमेशा साथ में मिलता है? पंडित जी कुंडली बनाते हैं तो वो D9 चार्ट बना देते हैं, क्यों बना देते हैं? कारण कुछ तो होगा। कारण ये, मैंने मेरे मेरे वो अंकल जो एस्ट्रोलॉजर ने यही बताया ना, कि जैसे अब ये आप नीरज हो, नीरज दिख रहा है, नीरज वर्मा दिख रहा है, पर जब उसकी छाती को चीर के जब खोला, हाँ, तो उसमें जो है ना, वो उसकी हार्ट की तो कंडीशन वीक है, या उसका लिवर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो वो दिखता है। वो D9 है, बिल्कुल सही हाँ। पकड़े आप। और इसीलिए D9 का उपयोग किया गया फ्रिक्वेंटली। और अगर आपको सचमुच देखना है तो आपको चमड़ी कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ। आंखें कैसी है क्या फर्क पड़ता है, हाँ, क्या आपको तो यही जानना है ना कि भीतर से वो कैसा है। भीतर से। हाँ। अब आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इन बातों का उपयोग करके बहुत अच्छी चीजें की जा सकती है। जैसे मैरिज मैच मेकिंग के लिए अगर सिर्फ D9 का उपयोग किया जाए, सिर्फ D9 का उपयोग, तो ये गजब का रिजल्ट देने वाला हो। या। समझ। क्योंकि मैं, वो गुण मिलान वाली मैचिंग नहीं, नेचुरली जो नेचुरल। मैचिंग होती है, हाँ। वो मैचिंग अगर करने लगे तो D9 बहुत गजब के रिजल्ट देने लगे। या। तो और मतलब। D9 में स्ट्रेंथ देखने जाएं, इससे अच्छा हम D3 में स्ट्रेंथ देख ले। एक्चुअल स्ट्रेंथ D3 को अगर आप यूज करेंगे तो उससे बहुत कुछ निकल के आ जाता है। पत्नी कैसी है, पति कैसा है, आपके पिता किस प्रकार से काम कर रहे थे। अच्छा, पितृदोष को हम लग्न में देखते हैं ना, हाँ। लग्न चार्ट में देख करके बता देते हैं पितृदोष। और ज्यादा से ज्यादा लोग D9 में देखते हैं। पितृदोष एक ऐसी चीज है जो D9 जैसे चार्ट के आगे, जिस डिविजनल चार्ट की अभी मैं बात कर रहा था, जिसकी मुझे। जिसको आपने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। उसमें अगर देखें पितृदोष को तो वो असल में दिखाई देता है। सब में दिखाई देता आप है। कभी चेक करके देखिएगा, हाँ। उन लोगों का पितृदोष जो D1 में नहीं दिख रहा है, और अगर उस चार्ट में दिख रहा है ना, तो असल में पितृदोष उनके या। जीवन में मिलेगा आपको। यस। या। वो पता है। अच्छा, ये है डिविजनल चार्ट। ये भी याद आ गया। अच्छा, जैसे नवांशा में होता है, कुछ ग्रह होते हैं मनुष्य में, कुछ ग्रह होते हैं राक्षस, कुछ ग्रह होते हैं देवा, वो क्या, वो कैसे आप यूज करते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ योनि का मतलब है उसकी ऊर्जा कैसी है। हाँ। जैसे राक्षस है तो रिबेलियस, उदंड ऊर्जा है। वो जो एनर्जी है ना, वो उदंड है, वो चीजों को डिस्ट्रक्ट करके अपना काम बनाने वाली। लेकिन देव ऊर्जा जो है, वो नॉर्मल, अपील करके, प्रार्थना करके, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरफ जाने वाली। वैसे राक्षस की ऊर्जा बेकार नहीं होती है। मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह हाँ। ले रहा हूँ कि अगर आप इन तीनों ऊर्जा को डिफरेंशिएट करें तो बिल्कुल देवता, राक्षस और मनुष्य की जैसी ऊर्जा है, वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अब तो मनुष्य मनुष्य की जो जैसे उन ऊर्जा है वो दोनों के दोनों हो बीच में सकती है, जैसे राक्षस बड़ा एम्बिशियस है। होता है कि मुझे तो बिलियनियर बनना है, चाहे किसी का फायदा हो या किसी का घाटा हो,
मुझे ये करना है। और देवा जो अब है थोड़ा मनुष्य डर दोनों के तरफ जा करेगा सकता कि मैं कर रहा हूं तो अच्छा काम कर रहा हूं, धार्मिक से मनुष्य कहेगा यार धार्मिकता से कर रहा हूं पर यार डेस्परेशन है, मुझे तो पैसा चाहिए अभी, अभी के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं, घी में मैं पानी मिक्स कर देता हूं, बाद में मैं है। ठीक हाँ कर। बिल्कुल, वो मनुष्य का मतलब यह है कि वो दोनों ऊर्जाओं की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है। हो सकता है। अभी वो मिडिल में। या तो असल में जो प्लेनेट मनुष्य की योनि में आपको मिले हैं, उसमें पोटेंशियल है, वो भी कुछ बना नहीं है। बना नहीं, उसको कुछ बनाया जा सकता है। कहीं किसी भी एरिया में मोल्ड, किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं उसको। हाँ, मोल्ड कर सकते अच्छा। हैं। अब और इसमें एक और पॉइंट मैं हमेशा ऐड करता हूँ कि कुछ भी करने के पहले आप ये देख लीजिए कि व्यक्ति मतलब कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य कैसा है। क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छे योग होने पर अगर लग्न खराब है, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो उसको यूज में कौन लाएगा। हाँ, अगर भारत की सेना रूस से बहुत अच्छे मिसाइल्स खरीद ले और किसी को ऑपरेट ही करने नहीं आता है, तो जंग में जीत कैसे मिलेगी। कैसे मिलेगी, हाँ। नहीं मिलेगी ना। तो हाँ, ऑपरेशन भी जरूरी है। कौन ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन जो कर रहा है उसकी ताकत कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी बुद्धि कैसी है, वो देखना जरूरी है। हम्म। तब उस हथियार का सही उपयोग पता चलेगा। नहीं तो पता चलेगा उसी हथियार से जिससे कंस्ट्रक्टिव चीजें की जा सकती थी, खुद के ही डिस्ट्रक्शन के लिए उसका उपयोग कर लिया गया। पाकिस्तान कर रहा है ना। हाँ। या जितनी उसको मदद मिली है उतनी मदद प्राप्त करके तो वो कहां से कहां पहुंच जाता। या जितनी हेल्प लोगों ने, दुनिया ने उसको कर दी है, उस मदद के सहारे तो वो कहीं पहुंच जाता। लेकिन बस वही बात है कि आपके पास चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप कैसे हैं वो देखना जरूरी है। और ये भी पूछना चाह रहा था कि नवांश में आप ये लग्नमस्या और स्वामस्या का यूज करते हैं नहीं, कि जब वीनस लग्ना में अंश, होता है अंश के नवांश बारे में। में पूछ रहे हैं ना आप। हाँ। हाँ, स्वांश में, अष्टांश में, षष्ठांश में, वही तो पूछ रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नवांश उसका। में स्वामस्या और लग्नमस्या, कि जब वीनस या तो अपने साइन में होता है या वीनस सिर्फ जब असेंडेंट में होता है, उसमें वो पूरा वो जागृत कर देता है नवांश को। हाँ, ये थ्योरी लेकिन है ना। आप इस थ्योरी को किसी विशेष कंक्रीट चीज के लिए उपयोग कैसे करेंगे। अगर कोई कहे, मैंने तो ये भी सुना है, लोग ये बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने देखा है कि D9 शादी के बाद एक्टिवेट होता है। मैं कहता हूँ D9 तुम्हारे जन्म से एक्टिवेटेड है। हाँ, क्योंकि तुमने अपना चार्ट तुम लेकर आए हो, उसके चार्ट के साथ D9 आया है। क्योंकि अकेला दशांतर D9 दशा का नहीं आया। रिजल्ट तो D9 से ही मिलेगा मिलेगा ना। तो वही थोड़ी कि तुम्हारी मैरिज के बाद ही दशा स्टार्ट होगी। सारे प्लेनेट सब कुछ एक्टिवेटेड है, किसी हाँ, समय में वो ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। कम होते हैं। लेकिन अब आपने जो जिस टर्म की बात आपने की, उसके अलावा उसी को सिंपल करके अगर यूज करना चाहें तो हम स्वांशा में जो प्लेनेट गया है, अष्टांशा में जो प्लेनेट गया है, सुखांशा में जो प्लेनेट गया है, मतलब हाँ, फोर्थ हाउस के अंश में जो गया है, सुखांश में चला गया, हाँ, उसकी पॉजिटिविटी आपके सुख की पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। बेनिफिट प्लेनेट है तो सुख की पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। अब वीनस का आपने जो एग्जांपल लिया वो वही बात है, करीब करीब एक जैसे कि शादी का चार्ट है, हाँ। तो वीनस जैसे एग्जांपल जोड़ करके उसको आगे वीनस बढ़ा। आत्मकार का हो गया ना नवांश का, जैसे सूर्य भरत का नवांश आत्मकार का है, वीनस नवांश का आत्मकार का हो गया। वीनस तभी नवांश का आत्मकारक है जब तक आप उसको नवांश को मैरिज से जोड़ रहे हैं। मेरे से जोड़ रहे हैं, हाँ। नहीं, नहीं जोड़ नहीं रहे तो, फिर। या नहीं तो बनेगा जुपिटर। हाँ। अच्छा। अगर बनाना है, वैसे तो ऐसा टर्म किसी प्रकार से मैंने क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा, बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन अगर करना है, तो सब कुछ के लिए अगर करना है तो जुपिटर से अच्छा प्लेनेट नहीं मिलेगा। अच्छा। धर्म की यात्रा है ना वो बेसिकली। यात्रा है, हाँ। और ये भी आपने खूब देखा होगा एस्ट्रोलॉजर, मैं भी मिला एस्ट्रोलॉजर से जो कहते हैं कि हम या हाउस नवांश में यूज नहीं करते, हम सिर्फ साइन देखते हैं, प्लैनेट का साइन, हाँ, और उससे करते हैं। तो वो उसमें उसमें आपको जैसे वो आप गलत, हैं, वो गलत नहीं है। मैंने वो अभी गलत नहीं है, रिकॉर्डिंग वही से मैं पहले कह हम रहा था थोड़ी कि देर आप पहले कहेंगे बात कर गलत रहे थे। नहीं है, वो सही भी है, हाँ, गलत भी नहीं है, वो या वो सब सही है। कोई भी व्यक्ति, इस ये यात्रा ऐसी यात्रा है ना कि इसमें गलत ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि गलत ढूंढने वाले का सही होना बहुत जरूरी है। या और सही होने वाले की सही की जो परीक्षा है वो तभी होगी जब सही सामने होगा।
सही सामने होगा। तो जब और सही जब सामने होगा तो दूसरा कोई होगा ही नहीं परीक्षा लेने के लिए। या तो मेरा मानना यही है कि गलत कोई सूत्र नहीं है, कुछ सूत्र अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, कुछ सूत्र अपने आप में कंप्लीट हैं। कुछ कंप्लीटनेस की यात्रा में है, कुछ उस यात्रा में आगे हैं, कुछ उस यात्रा में पीछे हैं। तो जो हाउसेस नहीं लेते वो गलत नहीं कर रहे, हाँ और जो सिर्फ हाउसेस लेते हैं वो भी गलत नहीं कर रहे। क्योंकि आपने अगर राशियां तोड़ी है तो राशियों के साथ ही हाउसेस टूट गए ना, हाँ, टूट गए ना। और उसके बाद अगर आप दोनों लेते हैं तो भी अच्छी बात है, बस सीधी सी बात है, आप जो भी लेते हैं उसका उपयोग ठीक से करना आता हो। ठीक से करना आता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं उसका उपयोग तो आपके ध्येय को फुलफिल कर रहा है तो आप लीजिए, काम कीजिए। खत्म है। या अरे कितने एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट आयनामशा यूज करते हैं, फ्रैगन ब्रैडली आयनामशा और युक्तेश्वर आयनाम, उसमें वो करेक्ट प्रिडिक्शंस दे देते हैं। तो उसमें फिर आर्ग्यू आप कर हाँ, नहीं सकते कि नहीं लहेरी आयनामशाही है या चित्रपक्ष आयनामशाही ठीक है। नहीं, केपी की जो आयनामशा यूज करते हैं वो तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट प्रिडिक्शन देते हैं। तभी मुझे लगा कि इन सब चीजों को छोड़ो, जो तुम्हें जाता है तुम बस वो देखो, किसी और को करेक्ट करने की कोशिश वो मत करो कि वो गलत है, ये आयनामशा ठीक है, ये आयनामशा गलत है। देखिए आज रात को राहु का गोचर होगा ना, ट्रू हाँ नोट के हिसाब से। हाँ, ट्रू नोट के हिसाब कुछ से लोग तो मीन नोट ले रहे हैं। तीन नोट ले रहे हैं जो 10 दिन पहले हो गए। तो उसके अलावा जो ट्रू ले रहे हैं वो कह रहे हैं ट्रू सही है, जो मीन ले रहे हैं वो कह रहे हैं वो मीन भी सही है। करेक्ट। या दोनों ही सही है। आप किस प्रकार से रिजल्ट निकाल लेते हैं। कोई मंदी आंच में भोजन बना लेता है, कोई तेज आंच में भी बना लेता है। हाँ, और तेज आंच में जो बनाने वाला है उसको मंदी आंच में बनाने को दीजिए तो हो सकता है भोजन खराब कर दे। करते हैं। तो वो कहेगा आंच के कारण खराब हो गई, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वो नहीं है, हाँ, उसकी एनर्जी उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। कुछ होते हैं और माइक्रोवेव में बना लेते बहुत, हैं। हाँ माइक्रोवेव में बना लेते हैं। तो हाँ पॉइंट तो ये है ना कि आप जो भी यूज कर रहे हैं आप क्या है वो देखना जरूरी है। स्टार्टिंग में हमने या 2-3 सेशन पहले भी बात की थी कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे या यूज कर रहा है। या तो अच्छा, जो ट्रू नोट ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो मीन ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। मुझे पता है लोगों के बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे नवांशा में, तो अब जैसे आप देखें, जैसे एग्जॉल्टेड डिबिलिटेटेड का मामला हो गया, जैसे सूर्य डिबिलिटेटेड है बर्थ चार्ट में, एग्जॉल्टेड है नवांशा में, तो उसमें आप कैसे उसको माने, किस तरह से देखेंगे आप उसकी जांच पड़ताल। में ये कहा जाता है कि अगर सूर्य एग्जॉल्टेड है D1 में हाँ, और D9 में जाके डेबिलिटेटेड है तो आप उसको D9 वाला मानो, डेबिलिटेटेड मानो। मानो। क्योंकि मान्यता ये है कि जो भीतर स्ट्रेंथ में है वही बाहर स्ट्रेंथ में आ सकता है। अच्छा। अगर हम आपने कभी कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी शेर की खाल पहन लेती है, हाँ कुछ ऐसी कहानियां सुनी हाँ हो। हाँ 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 भीतर तो लोमड़ी है ना। हाँ, लोमड़ी तो है। भीतर अगर प्लेनेट डेबिलिटेटेड है तो भीतरी ऊर्जा को कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि बाहर की सिर्फ ताकत के माध्यम से आप किसी चीज से किसी किसी को पोटेंशियल नहीं दे सकते, किसी चीज को पोटेंशियल वाला मान नहीं सकते। तो मतलब लेकिन बाहर एक से और ऐसे पॉइंट, सब कोई अमीर, जैसे ये सिंपल एग्जांपल ये हो गया कि बाहर से कोई अमीर दिख रहा है, पर जब अंदर देखा उसके पास सिर्फ कर्जों के अलावा कुछ है ही नहीं, जो भी खरीदा है कर्जे पे ही खरीदा है, अपना पैसा है ही नहीं। ये वही है। सिर्फ वही हो गया। हाँ, ये वही पैटर्न है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे एक एक संभावना जागती है। कर्ज लेकर खुद को अमीर बनाया जा सकता है ना। हाँ कर्ज लेकर के उस पैसे को जमा करके अमीर नहीं बनाना है, लेकिन उस पर काम करके उस पैसे से पैसा बनाकर अमीर बना जा सकता है ना। हाँ, बना सकता तो है। जो प्लेनेट D9 में कमजोर है और D1 में एग्जॉल्टेड है, या D9 में डिबिलिटेटेड है, पहले तो D1 और D9 में या प्लेनेट के एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन से कमजोर और स्ट्रेंथ को डायरेक्टली समझ लेना। हालांकि कमजोर और स्ट्रेंथ में है, वो कमजोरी हाँ, और स्ट्रेंथ में, लेकिन वो वैसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए जैसे हम कर लेते हैं कर जनरली। लेते तो अगर हम उसको कमजोर मान रहे हैं भीतर और बाहर से वो दिख रहा है अच्छा, तो इतना तो पक्का है कि अच्छाई की यात्रा उसकी हो सकती है। हो सकती है। प्लेनेट के एग्जॉल्टेशन की यात्रा हो सकती है, क्योंकि पावर कुछ तो है उसमें, बाहर हाँ तो दिख रहा है ना एग्जॉल्टेड। हाँ भीतर उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, भीतर स्वास्थ्य आना जरूरी है, इतना ही है। भीतर उसका हेल्दी होना जरूरी है। और D9 में जब ऐसे प्लेनेट होते हैं ना तो व्यक्ति के लिए एक प्रकार का संदेश भी होता है कि इस जन्म में तुमको उस कारकत्व से रिलेटेड किन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए और किन चीजों को अपनाकर उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए।
जैसे शुक्र जैसा प्लेनेट अगर डेबिलिटेटेड हो जाए D9 में, हाँ भीतर से आप यही समझो कि आप स्त्री, शादी और बाकी चीजों के मामले में उतने काबिल नहीं हो जितना शायद ऊपर वाले ने आपको देने का सोच लिया है। तो अब आप क्या करो, दूसरे जो अपोजिट जेंडर हैं उनका सम्मान करो, जो फीमेल डेटीज हैं उनकी पूजा ठीक से करो, आपकी जो मदर हैं, आपके घर में जो फीमेल्स हैं, आपके आसपास जो फीमेल हैं, उनमें से किसी एक के साथ आपका कार्मिक बॉन्ड ऐसा हो सकता है जो कि आपके जीवन में कर्ज की तरह काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, 6th हाउस या 6th साइन का जो वीनस होता है, वो व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का ट्रैप क्रिएट करता है। कर्ज तो लोग बोल ही देते हैं, हाँ लेकिन वो ट्रैप ज्यादा है। वो ऐसी सिचुएशन है जहां पर व्यक्ति फंस गया है और अब ना तो निकल सकता है ना फंसा ही रह सकता है। हाँ वो गले की घंटी, वो गले की हड्डी जो होती है ना, जो हाँ निगली जाए ना उगली जाए, वो हाँ। बन जाता है। तो कोई प्लेनेट इस प्रकार से अगर D9 में बैठा हो तो ऐसी सिचुएशन किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो दिखा सकता है। अच्छा, वैसे ये भी देखा हुआ है मैंने, अगर जैसे जब नीच का वीनस होता है और स्पेशली पे रेट्रोग्रेड हो जाता है, लोग, वो इंसान एक जने को प्यार दे ही नहीं सकता। वो पूरी, मतलब वो जैसे नन्स होती है ना, सबको प्यार करना चाहेंगे, क्योंकि तो करा हुआ है, मैंने रीडिंग्स करी हुई है नन्स की। वो ले, इवन दो वो क्रिश्चियन है वो सब, पर उनका भी इंटरेस्ट होगा ले ली, पर उसमें यही वो देखा तो मैंने। डिवाइन प्रेम है ना। हाँ, डिवाइन प्रेम बन वो जाता तो है, एक मतलब प्रकार, ये नहीं कि मुझे इस तरह का लड़की चाहिए, सुंदर हो, ये हो, वो कहते हैं आओ मेरे पास है, प्यार है, आओ लो मुझसे प्यार। वो डिवाइन प्रेम तभी बनेगा जब उनकी कुंडली में डिविनिटी होगी। हाँ एक श्लोक है, क्लासिकल श्लोक है, वो ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेड है और अगर आपकी कुंडली में डिविनिटी यानी कि आपके भाग्य का लेवल सही नहीं है, तो आप उस एग्जॉल्टेड प्लेनेट का अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं यूज करेंगे। यूज ही नहीं कर पाते, जैसे आपने बताया ना, मिसल यूज आ नहीं जाएंगी, पर मिसल को कैसे लॉन्च करें, वो दिमाग होना चाहिए। या तो डिविनिटी दे देगा वो, नहीं तो वो एग्जॉल्टेड प्लेनेट या अच्छा प्लेनेट जो है ना खराब कर देगा ऊर्जा को। हाँ, समझ गए। तो नीरज जी, मैं अच्छा लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनका प्रश्न का कोर्स है, जिसमें मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनसे कुछ ज्यादा ही अच्छा सीखने को मिलेगा, जो भी पहले से मैंने सीखा हुआ है। तो वो अभी इनका चल रहा है प्रश्न का कोर्स, और हो सकता है और भी कोर्स, इंटरेस्टिंग कोर्स आप लाएं। तो आएंगे, अभी तो मैं दशा का वेबिनार करने वाला हूँ, और भी अच्छा, चीजें करने वाला हूँ। हाँ अच्छा, धशा का वेबिनार इसके बाद होगा या ऐसे ही अभी शुरू हो जाएगा इसके साथ ही, प्रश्न के साथ? जून मंथ में ही स्टार्ट करूंगा। जून मंथ? 4 दिन का वेबिनार करूंगा। अच्छा, हालांकि वेबिनार में मैं हमेशा दिन डिसाइड कर लेता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा ही दिन करना पड़ता है मुझे। करना पड़ता है, अच्छा। बातें निकल जाती है ना, तो निकलते निकलते वो हाँ, कहीं और पहुंचने लगती है। अच्छा, ठीक है। तो नीरज जी, बहुत वक्त ले लिया आपका मैंने, तो नहीं नहीं सर। हम फिर से मिलेंगे अब तो बिल्कुल। आपके कोर्स में ही हूं मैं। ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक हाँ, यू, थैंक यू। बाय।